हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर सोल्व कराने वाला हूं। और ये आज की जो हमारी क्लास है ये सबसे बड़ी क्लास होने वाली है। यानी आज मैं आपकी मैराथन ले रहा हूं जिसमें मैं आपका पूरा मॉडल पेपर कराने वाला हूं। ठीक है, 2021-22 में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये पेपर करा रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगे स्टूडेंट तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, यानी चैनल पर नए हो आप लोग अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि मैराथन लेनी है मुझे आज, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पूरा पेपर मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए साइड में स्क्रीन पर पेपर रहा आपका। क्या लिख रहा है आज में? देखिए, हाई स्कूल परीक्षा पर 2021-22 के लिए ये मॉडल पेपर है आपका। इसमें देखिए आपको स्टूडेंट 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आप जानते हैं, और 70 नंबर का ये आपका रिटन होगा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिए गए इंस्ट्रक्शन। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट में आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़े तो अभी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। क्या दिए गए हैं देखिए, जनरल इंडक्शन के देखिए यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए। क्या, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 7 प्रश्न है टोटल। नंबर 2, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे प्रश्न करने हैं। 7 दिए गए, 7 के 7 करने हैं आपको। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है यहाँ पर, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी पहले ही बोल दिया जाएगा खंड के, जब जैसे ही नया खंड स्टार्ट होगा उसमें पहले ही बोल दिया जाएगा कि आपको इस प्रश्न में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। 5 करने हैं, 4 करने, जैसे मान लीजिए 5 दिए गए, 4 करने को बोले, या 4 दिए गए 3 करने के लिए बोले, तो इसमें आपको पहले ही देख लेना कि कितने खंड करने हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके सामने लिखा हुआ है कि ये आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, जो आपसे आता है उसको पढ़ते रहें, जो नहीं आता उसको स्किप कर दें, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। ठीक है, अगर आपको रफ कार्य करना है तो बाएं पृष्ठ पर कीजिए और उसको बाद में क्या करें, आप उसको कट कर दें। आगे 7वां दिया गया है, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। यानी कोई रचना का प्रश्न है तो आप उसकी रचना ना मिटाएं, उसको ऐसे ही रहने दें, और अगर उसमें बोला गया कि रचना कीजिए तो उसको आप संक्षेप में लिख दें। अगला इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, 8वां दिया गया है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों को हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। क्वेश्चन में कहा है 1 के अतिरिक्त जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको हल करके दिखाना है। यानी पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, और उसके अलावा आपको सबको स्पष्ट रूप से करना है। नंबर 9 क्या दिया, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। यानी अगर चित्र को बोला गया और आपने चित्र नहीं बनाया तो उस पर आपके नंबर कम कर लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट ने क्लास को शेयर नहीं किया, पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें और उसके बाद में आप मेरे साथ इस मतलब आज की इस क्लास में जुड़ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपकी मैराथन क्लास ले रहा हूं और इस मैराथन से आपको देखिए बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। यानी पेपर जो है आपका 2022 का बिल्कुल सेम इसी तरह का देखने को मिलेगा जैसा मैं आपको करा रहा हूं। आज आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। जल्दी से एक बार जाइए, क्लास को शेयर करके आइए, उसके बाद में हम अपना पहले खंड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी जाइए, पहले क्लास को शेयर करके आइए। ठीक, अगर क्लास को शेयर कर दिया स्टूडेंट तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला खंड हमारा ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए क्या लिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में पहले लिख दिया, देखिए सभी खंड कीजिए। मैंने आपसे कहा था, अभी इंस्ट्रक्शन में बताया था, जो क्वेश्चन दिए गए 7 प्रश्न दिए गए, प्रश्न में पहले ही लिख दिया जाएगा कितने खंड करने हैं आपको। तो सभी खंड कीजिए। क्या, प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी 4 विकल्प मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के, उनमें से जो सही है आप उसको लिख दीजिए। क्या,
क्वेश्चन नंबर का देखिए, पहले का की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 का ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो पहले क्या है 14,35, दूसरा दिया गया है 18,25, तीसरा दिया गया है 31,93 और चौथा दिया गया है 32,62। तो इस स्टूडेंट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला कौन सा था हमारा 14,35 और दूसरा दिया गया है इसमें 18,25 और तीसरा क्या दिया गया है यहाँ पर 31,93 और चौथा देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर 32,62। तो इसमें से आपसे सहअभाज्य संख्या को युग्म पूछा है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कोप्राइम नंबर कौन सा होगा जिनका मासा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मासा अगर इसकी बात करें तो ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी 7 से कट रहा है, तो ये तो हमारे सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरे की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, तीसरे क्या 31,93 यानी 31 से कट जाएगा, तो ये भी हमारी नहीं होगी। अगले की बात करें तो ये 2 से कट रहा है और ये भी इसे भी 2 से काट सकते हैं, तो ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी 18,25। तो इसका आंसर हो गया 18,25। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आपको आंसर लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का। आप पेपर में इतना लिख के दिखा दें यहाँ पर कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा ये वाला करेक्ट है 18,25। ठीक है, क्योंकि इसका मासा जो है वो कितना है 1 है। चलिए स्टूडेंट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी खंड का अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। यानी पेपर स्टूडेंट स्क्रीन पर है, इसको इसमें देखते रहे। क्या द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का था 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। किसका 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो कितनी दी गई है 3 और b की वैल्यू कितनी दी गई है -4 और c की वैल्यू दी गई है 0। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान यहाँ पर देने गया, यानी क्या होगा 0। तो यहाँ पर बता दिया मैंने आपको क्या, जब c के पद यहाँ का पद ही नहीं दिया तो क्या आएगा 0 और a का मान कितना दिया गया यहाँ पर 3 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अगर क्लास अच्छी लग रही हो, मैंने आपसे भी कहा था कि एक बार क्लास को शेयर कर दें। जो इस चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती है कि, क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें। पहला ऑप्शन ये है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, दूसरा ऑप्शन है संगत कोण बराबर हो, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, उपर्युक्त में से दोनों, यानी उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो और संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 3 पर आप टिक लगा दें। क्या अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा, पेपर आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन में देख लें आप क्या दिख रहा है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30 का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या किसका मान पूछा है, cos 60 इंटू cos 30 माइनस अगला क्या है sin 60 इंटू sin 30, इसका मान पूछा है। तो इसका मान निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2 माइनस sin 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2 और sin 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 और 2 दूनी 4। यहाँ पर ये भी क्या हो गया √3 और 2 दूनी 4, इससे ये कैंसिल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट। यानी जो हमारा ये घा वाला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन भी कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, घा का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आ गया 0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अड़ा वाला क्वेश्चन देख, ठीक क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर माध्य, दूसरा क्या दिया गया बहुलक, तीसरा दिया गया माध्यिका और चौथा दिया गया मानक विचलन। तो इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानक विचलन। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मानक विचलन। ठीक, इसका आंसर हो गया मानक विचलन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चा की तरफ, यानी यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए इस खंड में आपके। देखिए क्या कह रहा है इसमें, स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन, देखिए क्या है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 तथा 0,-8 है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी दो बिंदु दिए गए हैं, देखिए मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर ए है और दूसरा बिंदु बी है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ये। इनके निर्देशांक दिए गए हैं कितने, -8,0, ठीक, और बी बिंदु के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, 0,-8। तो आपसे पूछ रहा है इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु, इन दोनों से कौन सा एक मध्य बिंदु बन गया, मान लीजिए पी मान लिया हमने यहाँ पर, या ओ मान लेंगे, तो उसके निर्देशांक बताने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए याद कर ले, अभी क्या होता है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए x1 + x2/2 y1 + का y2/2। ठीक है, x1 का मान देखिए कितने दिया गया यहाँ पर -8 और x2 का मान दिया गया 0 कितना आ जाएगा 2, y1 का मान दिया गया 0 और y2 का मान देखिए यहाँ पर ये माइनस का दिया गया, तो माइनस प्लस या माइनस आएगा /2। देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे तो ये -8 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बचेगा -8/2, 2 से इसको कट कर लेंगे, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, तो क्या आएगा -4, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। क्या आ गया इसका आंसर, -4, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हमने एक पूरा खंड सॉल्व कर लिया है, मैंने आपको बताया था 7 प्रश्न है जिनमें से हमने एक को सॉल्व कर लिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर कर दें। देखिए बार बार ना, देखिए जल्दी से, बहुत आज मैं आपको मैराथन क्लास दे रहा हूं, आज कम से कम 100+ तो लाइव होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविधकर ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरे खंड को स्टार्ट करेंगे, पेपर स्क्रीन पर है आपकी, स्क्रीन पर देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए कहां स्टार्ट होगा, इसमें भी स्टूडेंट देखिए पहले इसको पढ़ लेते, क्या कह रहा है, सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर देख लें क्या दिख रहा है, सभी खंड कीजिए, और उसका हम आप पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कौन सा, का, दूसरे का करना जा रहे हैं। किसमें क्या लिख रहा है, इसमें क्या लिख रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बतानी है, इनका नेचर बताना है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, 2x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, इसमें मूलों की आपको पहले विविधकर बताना है, फिर मूलों की प्रकृति बतानी है। देखिए ए का मान कितना दिया गया यहाँ पर, ए का मान 2 दिया गया और बी का मान कितना दिया गया -4 और सी का मान दिया गया 3। ठीक है, तो हमने वैल्यू निकाली। अब देखिए विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर याद रखें। देखिए विविधकर का फॉर्मूला क्या होगा, d = b² - 4ac। बी का मान कितना दिया गया यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × ए का मान कितना दिया गया यहाँ पर 2 और सी का मान दिया गया यहाँ पर 3। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो गया यहाँ पर ये 24। ठीक है, 16 में से 24 घटा देंगे कितना बचेगा -8, और ये -8 जो है 0 से कैसा है, ये छोटा है। ठीक है, विविधकर तो निकल कर आएगी इसका -8। अब यहाँ पे देखिए नेचर के लिए -8 क्या है, 0 से छोटा है, तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, यदि 0 आ जाता तब भी मूल वास्तविक होते, और अगर ये वैल्यू प्लस की आती तब भी मूल वास्तविक होते। अब ये माइनस का आ गया इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे इसके मूल वास्तविक नहीं है। ठीक
ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एग्जाम में इसमें का कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप यानी विविध कर पूछे या फिर मूलों की प्रकृति पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू रखकर देख लेंगे अगर ये प्लस का आ रहा है या जीरो आ रहा है तो मूल वास्तविक है, ठीक है, और अगर माइनस का आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर देख लीजिए क्या लिख रहा। देखिए दूसरे का खा, कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम दूसरे का खा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है देखिए इसमें, यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने को कह रहा है। यदि 15 कोटे बराबर 8, क्या दिया हुआ 15 कोटे बराबर 8 दिया गया है, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर ये साइन ए यानी साइन ए बराबर क्या, और आपसे पूछ रहा है सेक ए बराबर क्या, दो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखिए यहाँ पर 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात करें तो वो 6 होते हैं। कितने होते हैं 6, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। ठीक है, यहाँ पे ये 15 कोटे बराबर 18 दिया गया है। पहले इससे हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर कोटे बराबर 18/15। इसके लिए देखिए आप एक ट्रिक याद रखें, क्या, लाल बटे कक्का, उसके अकॉर्डिंग हम ये त्रिभुज में वैल्यू रख देंगे। क्या देखिए ये जो ये दिया गया एल बटे जो के दिया गया इसके लिए क्या आएगा साइन, यानी ये वैल्यू जो किसकी होगी साइन की हो जाएगी, यानी साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और ये जो दिया गया यहाँ पर आधार बटे कर्ण ये किसकी हो जाएगी कोस की वैल्यू हो जाएगी, और लंब बटे आधार जो दिया गया है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी टेन की। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, यानी अगर कोसेक का मान दिया गया हो यानी कोसेक का मान निकालना हो तो कैसे रख देंगे कर्ण बटा लंब। कोसेक क्या होता है कर्ण बटा लंब। अब ऐसी कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो क्या रख देंगे हम कर्ण बटा आधार। ठीक है, ऐसी टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का देखिए अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। देखिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया, इसको याद कर लें लाल बटा कक्का, फिर इससे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकाल सकते हैं जो दो त्रिभुज में वैल्यू दी गई होती है। देखिए क्या कोटे बराबर 18/15 दिया गया, मैंने आपको बताया कोट क्या होता है आधार बटे लंब। तो देखिए हमने ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लिया यहाँ पर एक ए बी और सी। ठीक है, बी को हमने समकोण मान लिया यहाँ पर। क्वेश्चन में अगर बोला है जैसे मान लीजिए बी समकोण है तो आपको यहाँ को बी लेना है, और आपसे बोले ए समकोण है तो यहाँ पर आपको ए लेना है। इस चीज का आप ध्यान रखें तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, वरना आपका ये गलत हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या देगा कोटे बराबर 18/15। मैंने आपसे कहा कि कोट क्या होता है आधार बटे लंब, यानी 18 जो है ये आधार का मान हो गया, तो आधार कौन सा होगा ये वाली लाइन जो होती है आधार कहलाएगी। ठीक है, ये आधार हो गई। बाद में क्या दिया गया लंब दिया गया 15, तो लंब कौन सा है लंब है ये 15। क्या निकालना हमें, देखिए साइन का मान निकालना, साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी हमारे पास कर्ण की वैल्यू तो है नहीं, तो कर्ण निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका यूज करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए यहाँ पर करिए इसको थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण तो यहाँ पर है नहीं, कर्ण तो हमें निकालना है। ठीक है, आधार दिया गया, आधार कितना है यहाँ पर 18 का स्क्वायर, लंब कितना दिया गया यहाँ पर 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, ऐसे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5 और 4 9, और 2 और 2 4, 3 और 2 5। देखिए स्टूडेंट में कई गलती हो गई, देखते हैं एक बार पहले। 15 कोटे बराबर 18 दिया गया है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है। आपका क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, ये 15 कोटे बराबर 18 नहीं है, ये 8 है। कितना है ये 8, ये वैल्यू जो दी गई है 18 नहीं है, कितनी है ये 8 है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक, ये 18 नहीं था, कितना था 8 था, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 225 में 64 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 289। स्क्वायर दे जाकर क्या बन जाएगा रूट हो जाएगा ये, और 289 का वर्गमूल आप सब जानते हैं कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं आता हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप यानी 289 को हम ऐसे लिख लेंगे 17 गुणा में 17, यानी 17 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बन जाता है रूट के अंदर वो बाहर आ जाएगा, तो 17 का पेयर बन गया तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। ठीक, ये आ गया 17। अब हमें देखिए वैल्यू किसकी निकालनी थी, अब हमारे पास आधार भी है, लंब भी दिया गया, कर्ण भी दिया गया, तीनों चीजें हैं। मान किसका निकालना, हमें साइन ए का मान निकालना है। तो देखिए अब साइन ए का कैसे मान निकालेंगे, साइन ए बराबर आपको बता दिया मैंने क्या बताएगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा,
लंब बटे कड़। देखिए लंब कितना दिया गया यहाँ पर 15 और कड़ कितना दिया गया 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15/17। अगला क्या निकालना था हमें, सेके का मान निकालना है। तो देखिए सेके बराबर क्या हो जाएगा, सेके बराबर सेक का मान निकालना है तो क्या होता है कड़ बटे आधार। तो कड़ कितना दिया गया हमारा यहाँ पर 17 दिया गया है और आधार कितना दिया गया यहाँ पर 8 दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए जो हमारा खंड दूसरा चल रहा था उसका हमने दूसरा क्वेश्चन भी पूरा कर लिया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए। आज स्टूडेंट कम से कम 100 स्टूडेंट तो लाइव आने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आज आपकी बहुत बड़ी क्लास लेने वाला हूं, यानी मैराथन क्लास हो रही है। और अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको 1-2 मैराथन और दे दूं, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो आपका ये रहा स्क्रीन पर देख लीजिए आप, स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो समरूप त्रिभुज हैं। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज गा कर रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर खा तो आपने कर लिया, गा वाला कर रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज दिए गए, मान लीजिए एक हमने ये मान लिया ABC, ABC, ठीक है। दूसरा क्या मान लेते हैं हम, दूसरा एक और मान लेते हैं इसी तरह से, DEF, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज दिए गए। क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पर क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे करेंगे इसको सॉल्व, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। संगत भुजाएं निकालनी है, कौन कौन सी भुजाएं निकाल लेते हैं, देखिए AB मतलब AB और ED किसके बराबर हो जाएगा, ये AB अपॉन ED के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्वेश्चन में बोल दिया पहले कितना 121 और दूसरे का दिया गया यहाँ पर, दूसरे का दिया गया है 289, AB अपॉन में ED का स्क्वायर, स्क्वायर दे जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी ये मान कितना हो जाएगा, ये AB अपॉन ED बराबर हो जाएगा रूट 121 बटे में 289। तो 121 का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना हो जाएगा 11 और इसका कितना हो जाएगा 17, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 11:17। ठीक है स्टूडेंट, संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा इसका 11:17। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लें क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का घा, ठीक है। क्या दिया गया इसमें, क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दो चीजें देखिए दी गई हैं, एक तो माध्य दिया गया है और एक बहुलक दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, माध्यिका पूछ रहा है। देखिए माध्य बराबर कितना दिया गया है, माध्य बराबर 16, ठीक है, और बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक दिया गया क्वेश्चन में 13। आपसे यहाँ पर माध्यिका पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। माध्यिका बराबर क्या, देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य।
बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक दिया गया है यहाँ पर 13, 3 गुणा में माध्यिका में इसको माध्यिका में निकालनी है तो इसको ऐसे रहने देंगे, माइनस 2 गुणा में माध्य कितना दिया गया है यहाँ पर 16, 16 दूनी 32, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो 13 प्लस 32 इधर आ जाएगा, ये क्या बचेगा 3 गुणा में माध्यिका। ठीक है, 32 और 13 कितना हो जाएगा 45 बराबर 3 गुणा में माध्यिका। 3 से इसको काट देंगे 15 बार कट जाएगा ये, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी निकल कर, माध्यिका बराबर माध्यिका निकल कर आ जाएगी 15। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला याद रख लें इसके लिए, अगर माध्य और बहुलक दिया गया हो और आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर माध्यिका पूछ रहा है, या फिर ऐसा होगा बहुलक और माध्यिका दी गई हो या आपसे माध्य पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखें क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, माध्यिका बराबर 15, इसका आंसर हो गया 15। देखिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा खंड था इसके हमने चारों क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन दिए गए थे इस खंड में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी अगले खंड की तरफ चलेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं स्टूडेंट, देखिए अभी लाइव कम दिखाई दे रहे हैं तो आप क्लास को शेयर करके आइए, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा खंड स्टार्ट कर रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर देख लें, आपका तीसरा खंड कर रहे हैं हम यहाँ पर सॉल्व, और उसका हम क्वेश्चन नंबर का को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका 100% मिलने वाला है एग्जाम में। देखें या तो √3 का मिलेगा या फिर √2 मिल सकता है, या फिर √5 भी पूछ सकता है। क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट, मैं जो आपको मॉडल पेपर करा रहा हूँ इसका मेरा मकसद ये है कि आपको पता लग जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है। ठीक है, और इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा, यानी क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर दें, क्लास को शेयर नहीं किया है तो सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे हम, तो इसका अपोजिट मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, √3 को क्या मान लिया यहाँ पर, एक परिमेय संख्या मान लिया। अब आप जानते हैं जब √3 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, √3 को जब आपने परिमेय मान लिया तो ये किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, P/Q के। जहां P और Q क्या है, जहां P और Q सहभाज्य है, यानी इनका जो मासा है वो कितना है, जहां P और Q यानी इनका जो मासा है वो कितना है, PQ का मासा दिया गया है दोनों का, HCF कितना दिया गया इसका, कितना, 1 है। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने √3 को क्या मान लिया, अपरिमेय संख्या बोला, हमने इसका अपोजिट मान लिया कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगी, जहां P और Q क्या है, सहभाज्य है, यानी इनका जो मासा होगा दोनों का क्या होगा, 1 होगा। और ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ये भी आप जानते होंगे। जब परिमेय संख्या है तो ये दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 बराबर P²/Q²। तो ये इधर चले जाएगा गुणा में इसकी, कितना हो जाएगा, 3Q² बराबर P²। अब आपको स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहा है कि P² जो है 3 से विभाजित है, चूंकि P² 3 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, चूंकि P² 3 से विभाजित है और इसलिए इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। माना, अब देखिए करेंगे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, माना P बराबर रख लेते हैं हम, कितना, 3R रख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या रख लिया, P बराबर 3R। तो रख दीजिए समीकरण 1 में P का मान
रखने पर रख दीजिए इसके अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी का मान रख देंगे हम 3r, तो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर, कितना हो गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और 9r स्क्वायर, इसको कट कर देंगे 3 से, तो 3 टाइम कट जाएगा ये, तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3r स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट आपको कि q स्क्वायर जो है, क्योंकि ये 3 बटे में चले जाएगा ना, इसके ये 3 गुणा में है r की, ये बटे में चले जाएगा, यानी q स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित है, अब 3 से विभाजित है, चूंकि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि P मतलब P भी 3 से विभाजित है और क्या Q भी 3 से विभाजित है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था जब परिमेय संख्या होगी उसका कितना होता है, यहाँ पर इनका जो मतलब एचसीएफ होता है वो कितना आ जाएगा 1 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है, तो इसलिए हमारी क्या हमारी जो कल्पना की गई है वो क्या विरोधाभास है, ये हमने जो यहाँ पर कल्पना की है कि एक परिमेय संख्या है तो क्या है ये विरोधाभास, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब हमने जो कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है तो वो क्या हो गया अपोजिट हो गया, यानी वो क्या विरोधाभास है, अब इसलिए √3 क्या होगी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखिए अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, यानी यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल क्लियर है, यानी यहाँ पर 2 मार्क्स आपके यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, 100% आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर देखिए जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें और क्लास को शेयर करते रहें। आज ही देखिए मैंने आपसे कहा स्टूडेंट आज आपको मेहनत करके दिखानी है, आपको कम से कम 100+ तो लाइव आने ही चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, ये हमने खंड नंबर 3 का कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खंड नंबर 3 का खा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखते रहिए आप, स्क्रीन पर दिया गया तीसरे का खा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है ये a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 और दूसरे समीकरण दी गई है 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या दिया गया यहाँ पर ax + का 2y = कितना है 2 और दूसरी समीकरण क्या है यहाँ पर 8x + का ay = 4। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपको इसमें a का मान ज्ञात करके बताना है। देखिए इसको ऐसा कर लेते हैं, इधर ले आते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ax + 2y - का 2 = 0 और ये हो जाएगा 8x + ay - का 4 = 0। ठीक है स्टूडेंट, आप जानते हैं ये वैल्यू a1 की हो जाएगी, ये b1 की है c1 की, यानी a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे इसकी हम, और ऐसी इसकी करेंगे नीचे वाली समीकरण की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ये मान देखिए क्या आ जाएंगे यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर a1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की गुणा में होगा वो यहाँ पर a1 होगा, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई a। ठीक है, ऐसी b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -2। ठीक, अगली समीकरण में देख लें, अगली समीकरण में क्या दिया गया यहाँ पर a2 का मान 8 दिया गया है और b2 का मान यहाँ पर a दिया गया है और c2 का मान दिया गया -4। देखिए क्वेश्चन में पहले बता दिया, कंडीशन दे रखी है इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपसे ये नहीं पूछा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है या इसके युग्म का कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है, इसमें आपको पहले ही बोल दिया गया कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो कब होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, जब a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात इन यानी तीनों के अनुपात कैसे हो बराबर हो, तब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर a1/a2
A1 का मान यहाँ पर A दिया गया है और A2 का मान कितना दिया गया यहाँ पर 8 दिया गया है। ठीक है, ऐसे B1 का मान कितना दिया गया यहाँ पर 2 और B2 का मान कितना दिया गया यहाँ पर A। ठीक है, C1 का मान कितना दिया गया यहाँ पर -2 और C2 का मान दिया गया -4। सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया A/8 = 2/A = 1/2। देखिए यहाँ पर या तो इन दोनों को बराबर रख लो आप, भाग 1 भाग 2 को बराबर रख लें, या फिर भाग 1 भाग 3 से या 2 भाग 3 से, आप जैसे चाहें इसको वैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ से सरल लग रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किससे करते हैं, यहाँ से भाग 2 सेकंड बाद थर्ड से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसको, यानी सेकंड वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के बराबर रख देंगे यहाँ पर हम। तो 2/A = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इधर इसकी इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर A, यानी A बराबर कितना आ गया 4। आप चाहें तो इन दोनों भावों को बराबर भी रखकर सोल्व कर सकते हैं। कैसे, एक ही A से करेंगे, A स्क्वायर 8 दूनी 16, स्क्वायर उधर एक रूट बन जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतनी इजी तरीके से करा दिया मैंने आपको ये क्वेश्चन कि आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसे मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 5 का खा कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, क्या स्क्रीन पर क्या दिया हुआ, देखिए त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था क्या ज्ञात करना है, इसमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, गोले की त्रिज्या इसमें कितनी दी गई है, तो उसको मान लेते हैं हम R1। गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम R2। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए यानी हम h निकालना हमें, तो क्या कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को बेलन के रूप में डाला जाता है। ठीक है, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए गोले का आयतन बराबर, क्या करते हैं इस सवाल में हमें, ऐसा सवाल करने के लिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, यानी गोले के आयतन के बराबर में क्या रख देना, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यू बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ठीक है, पाई से तो यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगी, या R1 कर देंगे या R2 कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे R1 है गोले के लिए और इसके त्रिज्या क्या है R2 है। ठीक, तो 4/3 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। ये R1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 4.2 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2, 3 बार रख लिया। फिर क्यों, क्योंकि इस पे क्यों लग रहा है। ऐसे R2 की वैल्यू रखिए यहाँ पर, R2 का मान यहाँ पर 2 बार लग लेंगे, 6 गुणा 6 बराबर में कितना देखिए h। 3 से कट कर लें इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया 1.4 आ गया, 14 चौक 56 हो जाएगा यहाँ पर। ये 5.6 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2 और ये गुणा में कहा जाएगा नीचे भाग में आ जाएगा यहाँ पर 6 गुणा में 6 बराबर में कितना आ गया h। कट कर लीजिए इसको, देखिए 3 दूनी 6, ये 6 से कट कर लेते हैं, सॉरी 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, 0.7 बार कट गया यहाँ पर, यदि 6 सत्ते 42 ये कट हो गया। तो h बराबर कितना आएगा 5.6 गुणा में 0.7 गुणा में 0.7, सबके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 छंग 42 का 2, हासिल कितने लगे यहाँ पर 4 लगे, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 39 हो जाएगा। देखिए पॉइंट 1 के बाद में ये, 1 के बाद में ये, तो 2 नंबर के बाद में पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 2 डिजिट के बाद में 1 2, तो ये 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया 0.7 ऐसे ही। और मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14 का कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया, हासिल 1, 7 9 63 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, हासिल कितने लगेंगे यहाँ पर 6, 7 21 और 6 कितना होगा 27। देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद में लगना, 3 डिजिट के बाद में, तो ये आ जाएगा 2.744। ठीक है, ये आ जाएगी बेलन की ऊंचाई, क्या आ जाएगी ये बेलन की ऊंचाई 2.744। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का घ कर लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का घ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए और स्टैंड में देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपकी मैराथन ले रहा हूँ। देखिए इसमें अब ये आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी क्लास लेकर के आया हूँ यूट्यूब पर। देखिए बहुत सारे लोग आपको, बहुत सारे टीचर करा रहे हैं, वो केवल पेपर को एक्सप्लेन करते हैं, पूरा इस तरह से डीपली नहीं समझाते। मैंने आपको एक एक चीज जैसे डिटेल में समझाई है ताकि देखिए आपके और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का घ है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
आपसे बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि क्लास को शेयर कर दें एक बार, तो क्लास को शेयर करके आ जाइए अभी जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेंगे हम। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालनी है, माध्य साक्षरता दर। तो यानी आपको यहाँ पर जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ये क्वेश्चन टेबल बना लेते हैं इसकी। क्या दी गई है, पहले साक्षरता दर, देखिए 100% इसका एक क्वेश्चन आने ही आना एग्जाम में, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही था समांतर माध्य से, और यहाँ पर भी ये 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें, आपके 4 नंबर यहीं पे क्लियर हो जाएंगे अभी। ये साक्षरता दर आ गई प्रतिशत में कितनी आई है, और ये नगरों की संख्या आ गई। इसको क्या मान लेंगे यहाँ पर हम, f मान लेंगे, और यहाँ x निकालेंगे और यहाँ निकालेंगे हम fx, ठीक है। तो ये कॉलम बनने इसमें, देखिए स्टूडेंट क्या देखिए साक्षरता दर, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, क्या दिया गई है 45 से 55। सबसे पहले क्या दी गई है, 45 से 55 दी गई है, 45 से 55। फिर बाद में दी गई है 55 से 65, 55 से 65। उसके बाद में दी गई है 65 से 75, 65 से 75, और फिर दी गई है 75 से 85, 75 से 85, और उसके बाद में दी गई 85 से 95, 85 से 95, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ठीक है, टेबल बना लेते हैं हम इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर नगरों की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पर जो f दिया गया कितना दिया गया 3, और ये 10 दिया गया, ये 11 दिया गया, उसके बाद में ये 8 है, और यहाँ कितना 3 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को ऐड करिए, उसका आधा कर दीजिए, 45 और 55 कितना हो गया 100, और 100 का आधा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ऐसे ही इसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 55 और 65 कितना हो जाएगा यहाँ पर 120, और 120 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने का अंतर है देखिए इनमें, 50 से 60 को 10 का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर 70 आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 90। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर fx निकालना है। क्या निकालना है, fx, यानी f की और x की गुणा करिए। 3 की 0 से करेंगे, गुणा करने का तरीका बता रहा हूँ, देखिए बहुत आसान। पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से करते हैं ना मल्टीप्लाई। 3 की 0 से करेंगे, यहाँ पर देखिए 0, 3 पंजे 15, देखिए नंबर के नीचे नंबर लिख लें, ताकि आपको जब जोड़ कर मतलब इन सबको जोड़े तो आसानी हो जाए। 10 की 0 से करेंगे 0, और 10 छंग 60, ठीक। 11 की 0 से करेंगे 0, 11 सत्ते कितना हो गया 77, ठीक है। 8 की 0 से करेंगे 0, 8 8 कितना हो गया यहाँ पर 64 हो गया। 3 की 0 से करेंगे 0, 3 नम कितना हो गया यहाँ पर 27 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका सबको जोड़ लेंगे यहाँ पर, यानी सिग्मा fx निकाल लेंगे यहाँ से। सिग्मा fx कैसे निकालेंगे, देखिए 0, इस सब में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा 0। ऐसे इसको जोड़ेंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 और 7 कितना हो गया यहाँ पर 23 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 16 7 23, 23 के 3 हाथ से लगे 2, 2 और 1 3, और 6 9, और 7 16, और 6 22, और 2 24, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 2430 आ गया, यानी सिग्मा एफ यहाँ पर। ऐसे यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेंगे। यहाँ पर जितने पद दिए गए हैं, नगरों की संख्या दी गई है यहाँ पर। 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 और 1 4, 4 और 8 कितने के 12, और 3 15 के 5 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, और 1 कितना हो गया 3, कितना निकल कर आएगा यहाँ पर 35 निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 35 निकल कर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, समांतर माध्य निकालना है। देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 2430, और सिग्मा एफ का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 35, ठीक है। इसको इससे भाग कर लेंगे, ये पहले कट कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 4 बजे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा यहाँ पर, 5 अट्ठे 40, और 5 छंग 30, कितना आ गया 486 बटे में 7। कट कर लीजिए, देखिए तो इससे और भाग कर लीजिए यहाँ पर, 7 छंग 42, ठीक है। 6 बचे कितने हो गए 66 हो जाएंगे, 7 9 63, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 69.4। इसका समांतर माध्य कितना आ गया यहाँ पर 69.4, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का घ। यहाँ तक स्टूडेंट हमने 5 खंड पूरे कर लिए यहाँ पर, ठीक है। 5वां खंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले खंड की तरफ चलेंगे, यानी अगला छठा खंड करेंगे।
ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए और जिसने क्लास को शेयर नहीं किया एक बार तो क्लास को और शेयर करके आ जाए। देखिए स्टूडेंट, हमने अब तक यहाँ पर हमने 5 खंड कंप्लीट कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा अगला खंड क्या है, यहाँ पर खंड नंबर 6 का देखिए क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, क्या है, बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक, देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो मान लीजिए, देखिए माना, क्या करेंगे, माना छोटी संख्या क्या मान ली हमने, y यहां पर, ठीक है, और बड़ी संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, यानी x जो है यहां पर क्या है, x जो है y से कहता है बड़ा है, और इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, इन दोनों के वर्गों का अंतर, यानी ऐसे करेंगे हम, बड़ी में से छोटी तो घटाएंगे, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना दिया गया है, 180। समीकरण क्या मान लिया हमने, 1। अब देखिए कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में कह रहा था छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग इसका 8 गुना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8x। ये वाला मान किसमें रख देंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम, 8x बराबर 180। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 180 जरा कैसे हो जाएगा, माइनस का, बराबर में कितना आ गया, 0। 180 के देखिए यहाँ पर ऐसे गुणनखंड जिसकी घटा यहाँ पर कितनी हो, 8 हो, तो कहेंगे 18 दाई 180। ठीक है, यानी 18 माइनस का 10, ये आ जाएगा 18 माइनस का 10 माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 18 की x से करेंगे यहाँ पर 18x हो जाएगा, माइनस 10, देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, तो 10 की x से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है तो यह आएगा x माइनस के 18 प्लस यहाँ से 10 कॉमन है तो यहाँ भी क्या आएगा, x माइनस के 18। मैंने अभी आपको देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर इन दोनों को देखिए अगर ये दोनों ब्रैकेटों का कॉमन सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम आई है तब तो सही है, वरना ये गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो x माइनस 18 कॉमन ले ली, यहाँ कितना बचेगा, x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को आड़ में 0 रख दीजिए, तो x बराबर तो आ जाएगा 18। ठीक है, और ये x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 10, तो ये संभव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं लेंगे, कौन सी वाली वैल्यू है यहाँ पर संभव हमारी, x बराबर 18। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पर x का मान आ गया 18। देखिए x का हमारा, तो यानी बड़ी संख्या कितनी होगी हमारी, 18। अब हमें किसका मान निकालना था, y का मान और निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान निकालना ना, मैं तो y स्क्वायर बराबर समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुणा में 18, तो कितना हो जाएगा, 18 × 144, स्क्वायर दे रहा है क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 144 का वर्गमूल आएगा यहाँ पर प्लस माइनस 12। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर आंसर, इसका 12 आ जाएगा, नहीं प्लस वाली वैल्यू ले ली ना मैं, तो बड़ी यहाँ पर छोटी संख्या कितनी आ गई 12 और बड़ी संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 18। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत इजी तरीके से। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखिए अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। इसी एक्सरसाइज में मैंने आपसे कहा था ना कि जो हमारी द्विघात समीकरण है इससे कम से कम 8 से 10 नंबर का लगभग यानी बल्कि 12 नंबर तक का पूछ लिया जाता है एग्जाम में इसे वाली एक्सरसाइज से। ठीक है स्टूडेंट, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर करते रहें, और जो चैनल पे अब नए आए हैं यानी अभी जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप क्या कर रहे हैं, हम खंड नंबर 6 का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम खा क्वेश्चन कर रहे हैं। खा कर रहे हैं, देखिए खा क्या है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग है। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं।
हमें यहाँ पर जितना भी छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़े देखिए, अगली तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ क्या है, दी गई आकृति में 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए 4 वृत्त दिए गए इसमें, अब देखिए छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला, ये आपको शेडेड एरिया निकालना, आपको ये वाला ये तो सिंपल हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये निकालना हमें। अब ये कितने का, ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है स्टूडेंट। यहाँ पर कितना, 14 सेंटीमीटर का वर्ग है यहाँ से। ये इसकी जो भुजा है वर्ग की वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब जब वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी और इधर ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, इधर ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। हमें जो एरिया बताना सिर्फ ये बताना है जो शेडेड एरिया, ठीक है। ये तो हमें यानी इनको माइनस करना है इसमें से, पूरे वर्ग में से। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखिए आप यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और प्लस ये जो चारों गोले दिए गए हैं, जो चारों वृत्त हैं, यानी इन वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये चारों वृत्त जो दिए गए इसके अंदर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास त्रिज्या और होनी चाहिए। तो त्रिज्या निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 14 है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले में हो जाएगी तो इसकी भी 7 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 7। अब ये तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का व्यास निकल कर रहा है, इसका डायमीटर निकल कर रहा है, हमें चाहिए कि रेडियस चाहिए यहाँ पर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए अगर भुजा की बात करें, वर्ग की भुजा तो आगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो त्रिज्या निकल कर आ रही है वो त्रिज्या निकल कर आएगी 7/2, यानी इसका आधा हो जाएगा 3.5 हो जाएगी, या 7/2 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमें छायांकित भाग निकालने के लिए पहले पूरे का क्षेत्रफल, तो निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की घात 2। ठीक है, भुजा कितनी दी गई यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर दी गई, यानी 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग कितना हो गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आगे क्या निकालेंगे, ये चारों वृत्त जो दिए गए हैं तो लिख देंगे यहाँ पर, एक साथ निकाल दें, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा पाई r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 4 तो ऐसे ही रहेगा, पाई का मान लगा देंगे 22/7, r का मान रख दीजिए कितना है, 7/2, गुणा में कितना आ जाएगा, 7/2। देखिए 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2 दूनी 4, 4 से पूरा 4 से ऐसे मान लो ऐसे कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल। ओके स्टूडेंट, 22 से कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हमने क्या किया, पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया साथ में, और हमने ये चारों वृत्त जो दिए इनका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। हमें मतलब किसका क्षेत्रफल बताना है, ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पर, यानी छायांकित भाग। तो छायांकित भाग को कैसे निकालेंगे, वर्ग में से ये चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटाए थे तो ये शेडेड एरिया बच जाएगा खुद यहाँ पर। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 में से कितना घटा देंगे, 154, तो कितना बचेगा, 6 में से 4 घटाया 2, 19 में से 15 घटाया यहाँ पर 4 बचेगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन जो है ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। तो ये तो रचना करनी है, ठीक है, इसको आप स्किप कर दीजिए यहाँ पर, मैं इसको नहीं करा रहा, इसको मतलब ये नोटबुक पर कराया जाएगा वैसे, ठीक है, बोर्ड पर नहीं होने का यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन भी ऐसे ग्राफ से लिया गया तो ये भी नहीं होने का। अब हम अगले खंड की तरफ चलेंगे, जो हमारा अगला खंड है क्वेश्चन नंबर 7 का काज, उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए।
देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर क्या देखेंगे हम का, क्या दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। आपको क्या करना है, जो नीचे समीकरण दी हुई है इनको आपको क्या है रैखिक में चेंज करना, उसके बाद में उसको आपको हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें का एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है, अभी तक हर साल ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लें, 4 नंबर में या 6 नंबर में ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, इस बार भी जरूर आएगा, हो सकता है कि यही क्वेश्चन मिल जाए आपको। ठीक, क्या दिया गया यहाँ पर 10/x प्लस वाई प्लस 2 क्या दिया गया x माइनस का y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और आगे क्या है 15/x प्लस वाई, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई, 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको रैखिक में चेंज करना है। तो रैखिक में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे भी तो लिख देते हैं यहाँ पर 10 गुणा 1/x प्लस वाई। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख लेंगे 2 गुणा x माइनस वाई बराबर में 4। समीकरण क्या मान लिया हमने यहाँ पर 1। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे इसको कर लेंगे हम 15 गुणा में 1/x प्लस वाई माइनस 5 गुणा में 1/x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2, समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने दोनों समीकरण यहाँ पर मान लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माना 1/x प्लस वाई बराबर में कितना मान लेंगे यहाँ पर हम, इसको मान लेंगे हम p मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, यानी x y को छोड़कर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, इसको मान लिया p। ठीक है, ऐसी 1/x माइनस वाई को क्या मान लेंगे यहाँ पर, मान लेंगे हम q। ठीक है, यानी ये मान जो है समीकरण 1/2 में रख देंगे यहाँ पर हम, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से रख दीजिए मान, यानी 1/x प्लस वाई की जगह पर p रखेंगे और 1/x माइनस वाई की जगह पर क्या रखेंगे, q रखेंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर, देखिए 10, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा p, 10p प्लस इसकी जगह पे यहाँ पर 2, इसकी माइनस वाले की जगह पे कितना आ जाएगा q बराबर में कितना, समीकरण बराबर में 4, समीकरण मान लेंगे इसको 3। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे इसमें देख लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 15p माइनस ये कितना हो जाएगा 5q बराबर में हो जाएगा माइनस का 2, समीकरण कितनी हो गई 4। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आप विलोपन विधि से करेंगे हम, यानी विलोपन विधि मैंने विलुप्त करना होता है एक पद को। कैसे करेंगे, देखिए बराबर कर लेते हैं इसको, ये 5q है, यहाँ कितना 2q है, तो ऐसा कर देते हैं ऊपर 5 से गुणा कर देते, नीचे 2 से गुणा कर देते, क्योंकि 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, ये बराबर कर लेंगे हम। तो लिख दीजिए यहाँ पर आप 5 से गुणा और यह कितने से गुणा हो जाएगी, 2 से गुणा। ठीक है, तो गुणा कीजिए, 5 दाएं कितना हो गया यहाँ पर 50p प्लस 5 दूनी 10q 5 और 20, नीचे 2 से गुणा करिए, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30p माइनस 2 पंजे कितना हो जाएगा 10q और 2 दूनी 4। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पर हम, इसको देखिए एक प्लस में और एक आए में माइनस में, जब दो चिन्ह अलग अलग आ जाते हैं तो सवाल को यहाँ पर हम विलोपन विधि में जोड़ने पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, यानी ये सवाल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जोड़ने पर सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, 15 वो 50 और 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर 80p इज इक्वल टू 20 में 4 घटाया कितना आ गया 16 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आ गया ये 16, ये गुणा में है 80, नीचे का भाग में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा p बराबर 16/80, 16 कम 16, 16 पंजे 80, तो p का मान कितना आ गया, p बराबर आएगा 1/5। ओके स्टूडेंट, p का मान कितना आ गया 1/5। अब यही वाला मान किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो इससे क्या किसका, सॉरी 1 में नहीं, जहां पर p आ रहा समीकरण 3 में रखेंगे या फिर हम 4 में रखेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ रख देंगे, p का मान रख देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा q का मान। लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 3 में p का मान रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, p का मान रख दीजिए, देखिए समीकरण 3 में, कहाँ समीकरण 3 देखिए ये दी गई है, तो यहाँ आएगा 10 गुणा में p का मान है 1/5 प्लस ये 2q ऐसे ही रहेगा यहाँ पर बराबर में कितना आ गया 4, 5 से कट कर लीजिए, 5 दूनी 10 प्लस के और यहाँ कैसे आएंगे ये माइनस के, तो 4 माइनस का 2, तो 2q बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, एक बार कट जाएगा, तो q बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब p और q के मान रख लिए हमने, अब p और q के मानों क्या करेंगे हम प्रतिस्थापित कर देंगे। ओके स्टूडेंट, p और q के मान क्या कर देंगे हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो प्रतिस्थापित देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर p तथा q के मानों को
प्रतिस्थापित करने पर। ओके स्टूडेंट, P और Q के मान कर दीजिए आप प्रतिस्थापित। देखिए कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, यानी P की जगह पे क्या लिखा है 1/x + y, तो ये लिख देंगे यहाँ पर। देखिए 1/x + y, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, देखिए P लिख रहा है ना, तो P का मान हमने कितने निकाल लिया, कितना आया था 1/5। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 5 की इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा x + y, तो ये आएगा x + y बराबर में कितना आ गया 5। समीकरण क्या मान लेंगे इसको हम, 4 तो मान चुके, ये हो जाएगी 5। ठीक है, अब q का मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो 1/x - y बराबर में क्या है हमारा q था, और q का मान निकल कर आया 1, तो इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा x - y बराबर में 1। समीकरण क्या हो जाएगी 6। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम इनको 5 को और 6 को सोल्व कर लेंगे, तो हमारा किसका मान निकल कर आ जाएगा, x का और y का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे इसका संपूर्ण हल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में मैं इसको आगे सोल्व कराता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा हो स्टूडेंट, तो ऐसे करें, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, ठीक है, जिससे कि आपको ये अच्छे से दिख जाएगा। क्वालिटी पर जाकर क्वालिटी चेंज कर लें इसकी। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए कौन सा समीकरण सोल्व करेंगे, 5 और 6 को सोल्व करेंगे अब यहां पर हम। देखिए समीकरण 5 व 6 से लिख दीजिए यहां पर, समीकरण 5 व 6 से। ठीक है, 5 कौन सी है, देखिए 5 ये x + y बराबर, x + y बराबर में कितना 5। ठीक है, और दूसरी क्या 6 कौन सी है, x - y बराबर में कितना 1। ठीक है, इसको भी सोल्व, देखिए जोड़ने पर भी हो सकता है, ये घटाने पर भी, क्योंकि दोनों वैल्यू देखिए यहाँ पे x भी बराबर है और y बराबर है, लेकिन हम जोड़ने पर करेंगे। देखिए जोड़ने पर इसको कौन सी विधि बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जोड़ेंगे, देखिए x और x तो 2x हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, 2 से कट कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो x का मान कितना निकल कर आ गया 3, और इस मान को आप समीकरण किस में रख देंगे, 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 में x का मान रखने पर रख दीजिए, तो x का मान कितना रखना हमें 3, प्लस y = कितना दिया गया यहाँ पर 5 दिया गया। ठीक है, प्लस का 3 उधर कैसे हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, y का मान कितना निकल कर आ गया यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपके सब देखिए सब समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, कि मैंने आपको कौन सा कराया, खंड नंबर 7 का क्वेश्चन कराया। देखिए अजवा में एक क्वेश्चन और दिया गया, उसको आप अपने आप कर लें, कोशिश करने की, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि उसका आंसर क्या आया है। ओके स्टूडेंट, ये आपको होमवर्क है। और अगला क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर खंड नंबर 7 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा खंड 7 था उसका क्वेश्चन कर लिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी इस आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर देखिए आपका क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का खा देखेंगे हम, और खा का हम देखिए अथवा वाला का दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर देख लीजिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पर भवन कितना ऊंचा, कितना मीटर ऊंचा दे दिया, 10 मीटर ऊंचा, ये भवन आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन का शिखर यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ इसका कोण, देखिए उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ये कितनी डिग्री है, ये 30 डिग्री है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोला है इसमें, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब इसके शिखर पर यहाँ पर जल्दी की यहाँ पर ध्वज को लहराया गया है, ये यहाँ पर ये। ठीक है, अब इससे आगे क्या बोला है ये, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक, सॉरी यहाँ पर ये बिंदु P इसको यहाँ माना हुआ है, ये बिंदु P है, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर ध्वज को लहराया गया है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है। इसका कितना है यहाँ पर, ये ध्वज को जो लहराया गया है ये है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए।
ये बिंदु P है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको मान लेंगे हम A, और A B इसको मान लिया हमने C, ठीक है। या बिंदु P से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक h मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए वो क्या है, x है, ठीक है स्टूडेंट। इसका डायग्राम हो गया। देखो, इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और इसका एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा। मैंने कहा था स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। और इसी तरह की देखिए, अब इस आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, मैंने आपसे कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और इसी तरह की मैं आपके लिए अगली क्लास भी लेकर के आऊँगा, यही मॉडल पेपर, ठीक है। अगर आपने एक दो मॉडल पेपर अच्छे से हल कर लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको सब कुछ इसी में से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है, क्या पूछ रहा था हमसे, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक की क्या पूछ रहा था, दूरी पूछ रहा था, ठीक है। तो देखिए, पहले देखते हैं हम त्रिभुज ABP में, कौन से त्रिभुज में देख रहे हैं हम, त्रिभुज सॉरी ABP में देख लेते हैं, त्रिभुज ABP में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लंब दिया गया, आधार दिया गया, तो कौन सा यहाँ पर देखिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार दिया गया। tan थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, इसमें 30 दी गई है, लंब कितना है यहाँ पर 10 दिया गया, और आधार कितना दिया गया, x। tan 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/√3 बराबर 10/x। x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10√3। समीकरण क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए त्रिभुज कौन से वाले में देखेंगे, त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक की तो ऊंचाई 10 थी, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम बड़े वाले त्रिभुज की, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 10 + h। कितनी ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, 10 + h, और हमें h का मान बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए त्रिभुज कौन से में, PBC में, ये PCB में, त्रिभुज PCB में देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा कितना दिया गया यहाँ पर, 45 दिया गया, तो tan 45 बराबर लंब दिया गया यहाँ पर 10 + h, ठीक है, 10 + h, और आधार कितना है यहाँ पर x, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 10 + h बटे में कितना x इधर चले जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 + h, ठीक है। अब x का मान तो आपको मालूम है, देखिए x का मान कितना दिया गया, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रख दीजिए। x का मान कितना है, 10√3 बराबर कितना है, 10 + h, ठीक है। प्लस का 10 इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 10√3 - 10, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √3 - का 1, √3 की वैल्यू लगा दीजिए आप यहाँ पर। √3 का मान देखिए क्वेश्चन में दिया गया था, कितना दिया गया था, 1.732, कितना है इसका मान, 1.732 - 1, घटा लीजिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.732, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा, ये 7.32 मीटर, ठीक है। ऐसे अगर आपको x का मान निकालना था हमें, तो h निकल आ गया, यानी झंडे की लंबाई कितनी है, 7.32 मीटर, ठीक है। ऐसे आपको ये बताना था, P से B तक की दूरी बतानी थी, तो दूरी कितनी, x का मान कितना हमने मान ली थी, P से B तक की दूरी क्या है, x, और x का मान कितना था, 10√3, तो देखिए यहाँ तक कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 × √3 का मान रख देंगे 1.732, तो ये x का मान कितना हो जाएगा, 17.32 मीटर, ठीक है। बिंदु P से यहाँ तक की दूरी, जहाँ कोण बन जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 17.32 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 7.32 मीटर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको आज की मतलब अपनी इस क्लास में आपको 10th क्लास का मैथ का पूरा मॉडल पेपर हल कराया है। यूट्यूब पर, ये यूट्यूब के इतिहास में आपने कभी भी इतना बड़ा पेपर नहीं देखा होगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन और विद मतलब पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा है। और इसी तरह की और भी क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक, धन्यवाद।